योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आयुर्वेद के संदर्भ में आप तो खुद चिकित्सक हैं, इसलिए 5-7 वर्षों में आपने बहुत पढ़ा है। आयुर्वेद 2 शब्दों से बना है, आयु और वेद। इसको बोला जाता है आयु के लिए जो ज्ञान होता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। आयु का जो ज्ञान बोध होता है, आयु की जो प्राप्ति का उपाय होता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। आयु का अर्थ तो आयु होता है, आयु का अर्थ जीवन होता है, और वेद शब्द का होता है विद ज्ञाने, उसका ज्ञान। और जानने का अर्थ जानना भी होता है और जानने का अर्थ जीना भी होता है। आयुर्वेद का शब्दांतर से अर्थ जीवन पद्धति भी होता है। जीवन जीने का बोध, जीवन जीने का विवेक, जीवन जीने की प्रक्रिया, जीवन जीने की पद्धति, ऐसा। यदि मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो मेडिकल साइंस के 7 बड़े लक्ष्य होते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड पैलिएशन। ये 7 बड़े लक्ष्य होते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छा योग और आयुर्वेद है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, या हम इसको शब्दांतर से हिंदू जीवन पद्धति या आर्य जीवन पद्धति या वैदिक जीवन पद्धति या भारतीय जीवन पद्धति। अब हो सकता है किसी को आर्य कहने से, हिंदू कहने से, वैदिक कहने से, शब्दों से भी कुछ लोगों को आपत्ति होती है। तो भारतीय जीवन पद्धति, क्योंकि भारत का ही ज्ञान है। अब भाई ऐसे से हम जो मॉडर्न साइंस है उसके आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब, आइंस्टाइन और न्यूटन को हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उन्होंने कोई ज्ञान दिया तो हम उसको आदर करते हैं। तो ऐसे ही यह जो जीवन के संदर्भ में, माने जीवन क्या है, ये प्रकृति क्या है, और जीवन में जो आने वाले रोग है, विकार है, दोष है, विघ्न है, बाधाएं हैं, उन से मुक्त होने के उपाय क्या है, ये हमारे पूर्वजों ने बताए। महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि, अश्विनी कुमार और वाग्भट्ट आदि इसके संस्थापक थे, इसके उद्धारक थे, इसके प्रचारक थे। लेकिन कुछ लोगों को इसमें बड़ी दिक्कत होती है। आयुर्वेदिक जीवन पद्धति भी है, और आयुर्वेद मात्र मेडिसिन नहीं है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में, मेडिसिन एक डिपार्टमेंट अलग है और सर्जरी अलग है, और उसमें मूलतः मेडिसिन का ही है। जो जैसे कोई भी स्पेशलाइजेशन भी करता है तो किस में करता है, या तो मेडिसिन में करता है तो सर्जरी में करता है। मेडिसिन में भी फिर डिफरेंट मेडिसिन्स हैं। कोई न्यूरो के ऊपर करता है, कोई डायबिटीज़ के ऊपर करता है, कोई आर्थराइटिस के ऊपर करता है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, तो अलग अलग। फिर कोई डाइटिशियन होता है, कोई डायबिटीशियन होता है। अलग अलग चीज़ों पर लोग और ज़्यादा विशेषज्ञता, स्पेशलिटी हासिल करते हैं। वहाँ मेडिसिन है और दूसरा पार्ट सर्जरी है। मेडिसिन के तौर पर हम कहें तो महर्षि चरक हैं, सुश्रुत हैं, वाग्भट्ट हैं, और फिर अश्विनी कुमार आदि, अग्निवेश आदि, जो हमारी परंपरा है आयुर्वेद की, उस ये हमारे सब मेडिसिन के कहो, और मेडिसिन से भी आगे के ये शरीर विज्ञान, जीवन विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, इसके सारा का सारा विस्तार है। थोड़ा थोड़ा तो आप लोगों ने चरक, सुश्रुत आदि पढ़ा है।
फिर शल्य चिकित्सा को महर्षि सुश्रुत ने विशेष रूप से उस संदर्भ में चर्चा शुरू की। विशेष परिस्थितियों में शल्य चिकित्सा करने पड़े, आँखों से लेकर के, मस्तिष्क से लेकर के, कान से लेकर के, और अलग अलग प्रकार की, चाहे वो पायस फिशर फिस्टुला की है या हर्निया आदि की है, आंतरविद्या आदि की, अलग अलग प्रकार से जो है उसके बारे में संकेत किया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्राइमरी प्रिवेंशन ये आज जो है यद्यपि बहुत ज़्यादा बोला जाता है शब्द, लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी जीवन पद्धति, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, पूरी दिनचर्या को इस तरह से, पूरे जीवन को ऐसे हमें बताया, समझाया कि आप ऐसा जीवन जिएंगे तो आप रोगी होंगे ही नहीं। तो आयुर्वेद मात्र मेडिसिन नहीं है, आयुर्वेद मात्र सर्जरी नहीं है, आयुर्वेद मात्र जीवन पद्धति नहीं है, आयुर्वेद मात्र शरीर की चिकित्सा नहीं है, आयुर्वेद मात्र मनोचिकित्सा ही नहीं है, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म विज्ञान ही नहीं, आयुर्वेद सब कुछ है। ये है बड़ी बात। माने जीवन जीने की समग्र वैज्ञानिक सार्वभौमिक पद्धति, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, साइंटिफिक लाइफ आप कैसे जी सकते हो, इसके लिए ये आयुर्वेद है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन, जो आयुर्वेद को जानता है वो 99% अपना रोगों से बचाव कर सकता है, स्वयं और दूसरों को ऐसे सजेशन दे सकता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का निर्माण हम आयुर्वेद के जरिए कर सकते हैं। एक बात है, अभी भी आयुर्वेद की परंपरा में पवित्रता बची हुई है। आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स हैं, आयुर्वेद के जो लेक्चरर प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं कॉलेजों में, उनमें अभी भी ये ऋषियों की परंपरा थोड़ी सी बची है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, जो मॉडर्न मेडिसिन पढ़ते हैं, मॉडर्न सर्जरी पढ़ते हैं, उनमें तो मैक्सिमम लोगों के बहुत बुरे हाल रहते हैं। आप लोगों को कम से कम इतना तो एक लिहाज है, इतना तो आपके मन में एक भाव रहता है कि हम ऋषियों के वंशधर हैं। महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, वाग्भट, अग्निवेश आदि जो ऋषि हैं उनकी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए, ऐसे एक मन में आपके भाव चेतना रहती है। खैर, तो प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए यदि मैं रोगोपचार की दृष्टि से कहूँ कि रोगों से बचे, बीपी, शुगर, थायराइड, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर और तमाम तरह के ब्रेन डिमेंशिया से लेकर के मेमोरी लॉस से लेकर के न्यूरो प्रॉब्लम से लेकर के तमाम तरह की चीज़ों से बचने के लिए आयुर्वेद में उपाय है। जीवन पद्धति भी है, आहार विहार भी है, जड़ी बूटियाँ भी हैं। मैं आपको जैसे 8-10 बातें बताता हूँ छोटी छोटी प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए, कि भाई सुबह जल्दी उठो। फिर आप ऋषियों ने पूरी पद्धति बता रखी है कैसे, जो ये लोग अलग अलग जो 100 डॉक्टर मिलकर के इकट्ठे होकर के बताते हो, तो आयुर्वेद के एक डॉक्टर को उन सारी बातों का पता है। आपको कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, फिर सुबह से शाम तक कैसे आपका जीवन जीना है, एक तो बताया। फिर जो व्यक्ति रोज मात्र 5-7 चीज़ों का किसी न किसी रूप में उपयोग कर लेता अपनी प्रकृति के अनुसार, जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर गिलोय खाता रहे, जैसे ये लोग तो अलग अलग तरह की वैक्सीन देते हैं एलोपैथी वाले, कि ये हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन है, ये हार्ट के प्रॉब्लम, फिर डायबिटीज़, इसके ऊपर भी अभी और चल रहा है कि इसके लिए और बचना है तो यही उपाय अपनाने चाहिए। इन बीमारियों से बचना है तो ये कुछ वैक्सीन्स पहले दे देते हैं, और उसमें 2-3 बीमारियों से खास करके बचाव की बात की जाती है। वो कितना कामयाब है अभी तक इसके बारे में कोई कह नहीं सकता, क्योंकि हेपेटाइटिस के लिए जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई उनको हेपेटाइटिस हुआ है। जिन लोगों ने और भी अलग अलग तरह के जैसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाए, उसके बाद भी लोगों को पोलियो मिला है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई पुख्ता चीज़ें नहीं है। और पोलियो तो जिनको होना होता है वो हो ही लेता है, बहुत छोटेपन में ही, बहुत बड़े उम्र में तो होता भी नहीं है। खैर, ये अभी तक भी पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा, और उसके लिए लगे हुए तो हैं विश्व के श्रेष्ठ मस्तिष्क कि आदमी को बीपी ना हो, शुगर ना हो, थायराइड ना हो, हार्ट अटैक ना हो,
SLMS ऑटोइम्यून डिजीज़ कैंसर ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए कई तरह से वो लोग उपाय कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग प्रकार के केमिकल्स के ऊपर, सॉल्ट्स के ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर, अलग अलग स्टेम सेल थेरेपी से लेकर के और अलग अलग जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर काम चल रहा है कि भाई कैसे आदमी को बीमारियों से बचाया जाए और यहाँ तक कि उसको बूढ़ा होने से बचाया जाए। उसको इसके ऊपर एंटी एजिंग के ऊपर तो बहुत काम चल रहा है, एजिंग के ऊपर। खैर, तो मैं आपसे बोल ये रहा था कि आयुर्वेद में मात्र 5-7 चीज़ें कर ले, गिलोय पी ले, मान लीजिए, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। ये वैक्सीन तो नहीं, वैक्सीन कभी भी वो प्रभावी नहीं हो सकती उस रूप में, लेकिन गिलोय एक आदमी पी लेता है तो 100 बीमारियों से बच सकता है। अब कितनी बड़ी बात है। यद्यपि मैंने इस बात का इतना प्रचार किया है कि आज गिलोय एक बार ठीक ठाक आपूर्ति हो गई थी, लोगों ने लगा ली भी, तो अब तो फिर जो है जैसे 5-7 बीमारियों के लिए तो बच्चे बच्चे को पता लग गया कि सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, एलर्जी और डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और किसी का प्लेटलेट्स कम हो जाए तो गिलोय घनवटी बेहतर है। फिर हमने उसका और दूसरे प्रयोग किए तो देखा कि डायबिटीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, तो एंटी डायबिटिक है और ये एंटी एजिंग भी है, एंटी डायबिटिक भी है। जो है हमने प्राणायाम पर भी देखा कि कपालभाति, अनुलोम विलोम और कुछ आसन आदि करने से हमने डायबिटीज़ के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर दिया। और हमने देखा कुछ लोगों को, हमने जिनकी डायबिटीज़ किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं आ रही थी, हमने उनको गिलोय का काढ़ा पिलाया, ताज़ी गिलोय का, या उनको गिलोय की गोली खिलाई, उनकी सच में डायबिटीज़ एकदम नॉर्मल आ गई, इंसुलिन तक लोगों का बंद हो गया। ये बड़ी बात थी। तो डायबिटीज़ के लिए, फिर ओबेसिटी के लिए, फिर स्किन के लिए, फिर बोन्स के लिए, बोन मेरो के लिए, बोन मेरो के लिए, बोन मेरो का किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर आपको देखने को मिले, एक ये होता है कि जो है प्लेटलेट्स घटने लगते हैं। देखो, ब्लड के तीनों कंपोनेंट्स, चाहे वो प्लेटलेट्स हैं, चाहे WBC हैं या RBC हैं, तीनों को ठीक करती है गिलोय। या ब्लड कैंसर है, ब्लड के तीनों कंपोनेंट्स को भी ठीक करती है और ब्लड के और जितने भी जो माइक्रो लेवल पर जो भी ब्लड की डेफिशिएंसीज हैं या उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें बढ़ घट जाती हैं, TLC, DLC और तमाम तरह के, और वैसे तो हम 3 कंपोनेंट ब्लड के बोलते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, लेकिन सारे तत्व ब्लड में ही होते हैं। माने न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वे विटामिन्स जो भी होते हैं सब ब्लड में होते हैं। और ये गिलोय जो है वो ब्लड के ऊपर असर करती है, इसलिए इसका नाम अमृता। अब इसके ऊपर कितना रिसर्च किया होगा हमारे पूर्वजों ने। आज रिसर्च की पद्धतियाँ अलग हुई हैं कि आज ड्रग डिस्कवरी के लिए या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए एक अलग तरह के पैरामीटर बनाए पश्चिम के लोगों ने कि आपको ऐसे ऐसे इसी साइकिल से आपको चीज़ों को ट्रायल करना पड़ेगा यदि आप उसको मेडिसिन का दर्जा देना चाहते हो तो। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, आज की ये जो लैब है, जो हम 10, 20, 50, 100 करोड़ की मशीन लाते हैं और उसके लिए बड़े महंगे टेक्नीशियन हायर करने पड़ते हैं, कैसे उन लोगों ने किया होगा। इसलिए कहते हैं कि हमारे ऋषि अंतःप्रज्ञ थे, वो त्रिकालातीत थे, वो माने उनकी चेतना इतनी विकसित थी कि वो किसी औषधि से बात कर सकते थे। ऐसे प्रसंग आते हैं आयुर्वेद में, अभी तक इसका कोई ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन तो किसी ने करके दिखाया नहीं, लेकिन मीन्स कोई औषधि कुछ बोल रही है और वैद्य कुछ बोल रहा हो, दोनों की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली जाए, ऐसा तो किसी के पास कोई प्रूफ है नहीं। लेकिन ऐसे प्रसंग हैं हमारे पास, उदाहरण है, रेफरेंसेस हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अमृता, माने नहीं, अमृता माने मरने देती है, अमृता जो अमर कर दे वो अमृता। अब बताओ, गिलोय लेगा तो उसको, माने आप सोचो ना, स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं, मसल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्कुलर प्रॉब्लम से भी काम करता है। फिर जो है बोन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं, बोन मेरो की कोई प्रॉब्लम नहीं, इम्यूनिटी को बढ़ा दे। इम्यूनिटी बढ़ने से तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती हैं।
बाकी तो बात छोड़ो, जो गिलोय का सेवन करेगा उसको कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं हो सकती। सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के बचाव रोगों का प्रिवेंशन, बार बार उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग, ये वो सब उन्हीं को होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। यद्यपि बीमारियों के बहुत कारण माने जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत हाई होती है उसको कोई बीमारी होने की 99% संभावना नहीं रहती। तो आप सैकड़ों बीमारियों से बच गए। आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, 50 सालों में मुझे एक बार भी, लगभग 50 सालों में मुझे एक बार भी पेट खराब नहीं हुआ, एक बार भी कोई बीमारी नहीं हुई बड़ी। छोटे बचपन में जो एक बार पढ़ा, ऐसी शादी हुआ, एक अलग बात है। माने जब से फिर मैंने योग आयुर्वेद आदि को अपनाया, सामान्य सी चीज़ें हम गिलोय पी लेते हैं, रोज़ तो नहीं पी पाते, मैक्सिमम कोशिश करते हैं अभी। और मैं सोचता हूँ कि ये बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। एक गोली खा लो ना गिलोय की, क्या दिक्कत है। अब देखना, जैसे हमने योग कपालभाति अनुलोम विलोम को पॉपुलराइज किया है, आने वाले समय में हम गिलोय को इतना पॉपुलराइज कर देंगे कि हर आदमी या तो गिलोय का काढ़ा पिएगा सब उठ करके, या गिलोय की गोली खाएगा, या गिलोय का जूस पिएगा, कुछ ना कुछ करेगा। ये इतनी उपयोगी है। प्राइमरी प्रिवेंशन, आंवला एलोवेरा जूस ऐसा ही है, हल्दी ऐसी है, लहसुन ऐसा है, तुलसी ऐसी है। आजकल हम खाली पेट कहते ना, एक बार आप वर्जिन कोकोनट ऑयल पी लीजिए 1 चम्मच, ऐसी चीज़ है। आप फिर वीटग्रास ले लीजिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। इनमें से 2, 3, 5 कोई भी चीज़ें आपने ले ली तो आपके लिए प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। आपकी कफ की प्रकृति है तो आपने हल्दी ले ली, पित्त की प्रकृति है तो आपने एलोवेरा और वीटग्रास ले लिया, और त्रिदोष आपके विकृत रहते हैं तो गिलोय त्रिदोषनाशक है, वो ले लिया। वायु विकृत होता है तो वात रोगों का, अब 80 प्रकार के तो वात रोग दूर करती है गिलोय। मैंने सब प्रकार की औषधियाँ ट्राई की आर्थराइटिस में, और उनके परिणाम में अपना वातारी चूर्ण है, चंद्र प्रभावटी है, गोक्षादि चंद्र प्रभावटी, त्रयोदशा गोगुल, योगराज गोगुल, सिंहनाथ गोगुल, ये सब कैशोर गोगुल, ये अलग अलग प्रकार के गोगुल, महावात विध्वंसन, प्रवाल पिष्टि, बृहत्वा चिंतमन, रसराज योगेंद्र, ये सब औषधियाँ अलग अलग प्रकार की। आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ये सब प्रकार के, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जितने भी प्रकार के हड्डियों के रोग हैं। माने वैसे खुद भी आप उसकी रचना देखेंगे ना, गिलोय की जो अंतः रचना है वो हड्डी जैसी है, उसके अंदर रेशे हैं, उसके अंदर जो है आपको जिस तरह से हड्डी की रचना होती है उसी तरह से उसके अंदर जो है आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। हड्डी के लिए रामबाण है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो जाता है। जिन लोगों को किसी औषधि से लाभ नहीं होता था, सुबह गिलोय भिगोई शाम को पिला दिया, शाम को भिगोई सुबह पिला दिया, खाली गिलोय पिला दिया, आर्थराइटिस क्योर हो गया। बताओ। मैं कह रहा था जिनको वात रोग हैं वो गिलोय ले लें, थोड़ा लहसुन ले लें, थोड़ा हल्दी मेथी सौंठ ले लें, एलोवेरा जूस पी लें। एलोवेरा जूस भी ऐसा है ना गर्म ना ठंडा, वैसे ठंडे पानी में पी लो तो ठंडा हो जाता है, गर्म पानी में पी लो तो न ठंडा न गर्म रहता है। तो ऐसे ये एसिडिटी की भी औषधि और इसकी भी, तो वात पित्त कफ आदि के अनुसार कुछ चीज़ों को प्रयोग कर लो तो प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक बार रोग होने के बाद दोबारा ना हो। एक बार हार्ट अटैक आ गया दोबारा ना आए तो क्या करें, तो फिर अपने हृदयामृत लो, लौकी का जूस पियो, और अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा बना करके पियो, नहीं आएगा हार्ट अटैक दोबारा। बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ऑपरेशन की भी आयु 10 साल है। एक बार हार्ट अटैक आ गया दोबारा ना आए, एक बार अस्थमा का अटैक आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से ज़्यादा लोग मरते हैं बनिस्बत हार्ट अटैक के। अब बताओ, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक एक बार आ गया दोबारा ना आए, आदमी को मरणासन हो जाता, हॉस्पिटल में ना पहुंचे, उसको टाइम से ऑक्सीजन आदि ना मिले, उसके ठीक से देखभाल ना किया जाए, तो मैंने कहा हार्ट अटैक से ज़्यादा लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अस्थमा के अटैक से मरते हैं। अब दोबारा से अस्थमा का अटैक ना आए तो क्या, श्वासारी ले लो, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लो, च्यवनप्राश ले लो, गिलोय पी लो, सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया। एक बार आपको जैसे टाइफाइड हो गया, बार बार टाइफाइड होता है लोगों को। अब देखो मैं आपको कुछ खास बात बता रहा हूँ।
आर्थराइटिस के लिए मैं 3 चीजें बताता हूँ, क्या होती है बताओ तुम लोग? अंजीर, मुनक्का, खूब कला। चलो एक ने तो जो है कुछ बोला ये तो पता होना चाहिए तुमको। आयुर्वेद वाले को यदि ये चीज़ें न, मैं तो सीनियर आईएएस ऑफिसर, अब हमारा यहाँ पर दीपक जी हैं, डीएम हैं, बहुत ही दीपक रावत, देश के जो आईएएस ऑफिसर्स में जो 10-20 बहुत एक्टिव रहते हैं उनमें से एक है। तो बोले बाबा जी मैंने तो जैसे मेरे को ये टाइफाइड बताया डॉक्टर ने, मैंने आपका यूट्यूब पर देखा, वहाँ गया तो वो मुनक्का अंजीर खूब कला मैंने पिया, 3 दिन में ठीक। उसके बाद 7 दिन तक मैंने तो ले लिया, आपने बोला था 7 दिन ले लो, सब ठीक, 100% इलाज है। अब एक ये ले लिया, कुछ दिन लगातार ले लो, इसमें क्या है? कभी नहीं होता। फिर मेरे पास लोगों के 10-10, 20-20 साल के प्रमाण है। मुनक्का अंजीर खूब कला। अच्छा, एक बार बुखार आ गया, अब दोबारा ना आए, इसके लिए एलोपैथी में सेकेंडरी प्रिवेंशन बता दो क्या है? आयुर्वेद में गिलोय है गिलोय का। अच्छा, कुछ लोगों को तो बुखार बार बार आता है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, कितने वर्ष हो गए, शायद 25 वर्ष से, तो मुझे याद नहीं है बुखार क्या चीज होती है। गिलोय का ही सेवन कर लो, प्राणायाम तो है ही है, गिलोय से बताओ बुखार से बच जाते हैं। आप निरंतर कपालभाति करते रहो और अनार का सेवन करते रहो, आपको एक बार उल्टी, दस्त और मान लीजिए डायरिया हो गया, दोबारा से डायरिया ना हो। अब एलोपैथी में कोई दवाई है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, वो हार्ट की और उसकी तो बात करते हैं, कैंसर आदि की, कि भाई ये दोबारा ना हो, फलाना ना हो। बोले ये तो होता ही रहता है, ऐसे कैसे होता रहता है? आप अनार का सेवन रोज़ करो, आपको कभी भी डायरिया और ये सब तमाम तरह का फूड इन्फेक्शन और तमाम तरह की सब चीज़ें नहीं होंगी। अरे रोज़ नहीं तो सप्ताह में 3 दिन ले लो, 5 दिन ले लो अनार। हमारे यहाँ मैं बचपन से सुनता था, 1 अनार 100 बीमार। ऐसा गांव में अनार मिलता नहीं था पहले, इस शहर के लोग खाते थे पहले अनार। आज से 40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। गांव के आदमी को तो अनार मतलब उसमें किताबों में पढ़ने को मिलता था अनार तो हम छोटे बच्चे थे तो हमारे स्कूल में अनार लगा करते थे, वैसे ऐसे लगते थे, फिर टूट जाते थे। तो छोटे छोटे बच्चे उन्हीं अनारों को तोड़ तोड़ के खाते रहते थे। उनमें दाने तो होते नहीं थे, पकने देते नहीं, और होते भी थे तो इतने पत्थर तोड़ दाने होते थे, मतलब पत्थरों की तरह दांत टूट जाए, उनमें रस ही नहीं निकलता था। खैर, लेकिन अब अनार तो बहुत ज़्यादा पूरे देश में मिलता है, गरीब आदमी भी थोड़ा खाने लग गया, फिर भी पूरा तो नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलने लग गया सबको। अनार सबसे बढ़िया चीज़ है। बताओ, आप बुखार से बच सकते, उल्टी दस्त से बच सकते हो, सर्दी जुकाम से भी बच सकते हो। बताओ, ये गिलोय अनार, ये 2 चीज़ें बताओ। सेकेंडरी प्रिवेंशन, डायबिटीज़ से बच सकते हो। जो रोज़ गिलोय का सेवन करेगा डायबिटीज़ और उसको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कितनी बड़ी बात है। जो रोज़ लौकी का जूस पीता रहेगा उसको कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी कोई जो है उसको ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस और ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। कितनी बड़ी बात है ये। देखो, सेकेंडरी प्रिवेंशन में इसके ऊपर 1 घंटा तक बोलता रहूँगा, आप सुनते रहोगे अलग अलग बातों के ऊपर, क्योंकि हमारे लिए तो ये आयुर्वेद ऐसा है कि सारी चीज़ें दिखती हैं हमको, क्योंकि हमने लाखों करोड़ों लोगों को ठीक किया। एक वैद्य को अपने जीवन भर में पहले किसी बीमारी के 10, 20, 50, 100 रोगी मिला करते थे। जो पतंजलि में आ जाता है उसको दुनिया के सारे रोगी 1 महीने में देखने को मिल जाते हैं हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पहले तो ये मतलब जो असाध्य, जैसे आपको मैं 8-10 बड़ी बीमारियों के नाम बताता हूँ, जैसे लंग फाइब्रोसिस, तो आयुर्वेद के पास तो कोई आता ही नहीं था लंग फाइब्रोसिस के लिए। स्क्लेरोडर्मा, इसके लिए आयुर्वेद में कोई आता ही नहीं था। लिकोडर्मा, उसके लिए थोड़े बहुत लोग ट्राई करते थे। रोमेटॉइड आर्थराइटिस आयुर्वेद में आती नहीं, तो बोला अब तो ये अच्छा आयुर्वेद में भी। अब पता नहीं इसका क्या कारण है। मैं अपने देखो, मुझे अपने शास्त्रों ऋषियों की मैं कभी भी उनके बारे में निंदा या तिरस्कार का तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन आयुर्वेद में कहा जाता है ना ये असाध्य है, उन असाध्य रोगों को हमने ठीक किया।